ये हादसा हुआ है। तो देखिए जलता हुआ विमान और साथ ही इस आग को बुझाने के लिए किस तरीके से दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं। करीब 60 से 80 गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग मोर्चों के ऊपर तैनात की गई हैं। जापान के फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो टोक्यो का फायर डिपार्टमेंट है, और साथ ही एयरपोर्ट के ऊपर जितनी दमकल की गाड़ियां थीं सभी को तैनात किया गया इस आग को बुझाने के लिए। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि इस विमान के अंदर जो 379 लोग सवार थे उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही इसके अंदर चालक दल के भी 12 सदस्य थे, उनको भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस विमान के अंदर जब आग लगी तब 8 बच्चे भी सवार थे, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित इसमें से निकाल लिए गए हैं। लेकिन हादसा कितना बड़ा, कितना भीषण हो सकता था उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और साथ ही ये भी आप देख सकते हैं कि रनवे पर जब विमान के अंदर आग लगी, आसपास बैकग्राउंड के अंदर कई दूसरे विमान भी खड़े थे। और ऐसे में राहत की बात कही जा सकती है कि ये विमान किसी दूसरे विमान से नहीं टकराया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि इसके अंदर जो ATF होता है, जो बेहद ज्वलनशील इसके अंदर पेट्रोलियम होता है, वो दूसरी जगह पे, दूसरे इलाके को भी आग की चपेट में ले सकता था। लेकिन इसे पायलट का भी कौशल कहा जाएगा कि उसने विमान को डेविएट नहीं होने दिया। और उसके बाद जैसे ही विमान रुका, इसमें से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और साथ ही आग पर काबू पाने के लिए जो तमाम उपाय थे वो भी किए गए। एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो विमान है जापान एयरलाइंस का फ्लाइट 516 जो कि हादसे का शिकार हुआ। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है टोक्यो का, जिसे हानिदा एयरपोर्ट कहा जाता है। इस हानिदा एयरपोर्ट के ऊपर ये विमान हादसे का शिकार हुआ और स्थानीय समय के मुताबिक करीब 5:30 बजे का वो वक्त था जब ये विमान लैंड हुआ। और उसके बाद ये रनवे पर ही था जिस समय इसकी टक्कर होती है। जापान कोस्ट गार्ड का एक विमान बताया जा रहा है जिससे कथित तौर पर इसकी टक्कर हुई और उसके बाद ही इसमें ये आग लगी। न्यू चितोसे से हानिदा एयरपोर्ट ये विमान आ रहा था और उसी दौरान इसके अंदर ये आग लगी। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई है इसके सिलसिले में, जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद। और बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट जिसके अंदर, जिसकी आग बुझाने के लिए करीब 70 से 80 फायर टेंडर्स वहां पर तैनात किए गए हैं टोक्यो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। शाम को 5:40 का वो वक्त था जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक न्यू चियोत्से से करीब 4 बजे इस विमान ने उड़ान भरी थी। उसके बाद ये हानिदा पहुंचा था। टोक्यो का ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जापान में बीते 2 दिन हादसों के दिन कहे जा सकते हैं। पहले भूकंप, उसके बाद सुनामी और अब टोक्यो एयरपोर्ट के ऊपर ये भीषण हादसा। हालांकि राहत की बात है कि इस विमान के अंदर सवार 379 लोग जो थे उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और कितना भीषण ये हादसा हो सकता था इसको समझने के लिए रिटायर्ड एयर कमोडोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख करना चाहूंगा। AS बहल, रिटायर्ड एयर कमोडोर AS बहल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। बहल साहब, ये तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी। हानिदा एयरपोर्ट है जापान के टोक्यो का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा खतरा होता है। टोक्यो एक बिजी एयरपोर्ट है, उसके ऊपर अगर विमान रनवे पर ऐसे हादसे का शिकार होता है, ऐसे में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था? देखिए, सबसे पहले चीज तो होती है कि ये विंटर के मंथ है, इसमें विजिबिलिटी भी कम रहती है और फॉग आता जाता रहता है। और खासकर जो जापान के एरियाज में है वहाँ पे फॉग भी काफी रहता है और विजिबिलिटी कम रहती है। तो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन जरूर हो जाते हैं कि 2 जहाज जो है अगर प्रोटोकॉल फॉलो ना हो रहा हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑर्डर को मिसरीड कर लें या मिसअंडरस्टैंड कर लें, तो वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, जिससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस हादसे के अंदर 379 के करीब पैसेंजर्स को सेफली निकाल दिया गया। जैसे ही ये पता चलता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर इंजन और फायर टेंडर्स आसपास में ही होते हैं, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है और वो इमीडिएटली वहाँ पहुंच जाते हैं और 2 या 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं।
तो लेकिन इसमें पैसेंजर्स को इवैक्यूएट। कमोडोर बहल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होती है यात्रियों को, लोगों को सुरक्षित निकालना, क्योंकि वक्त कम होता है, विमान जल रहा है, वो टारमैक पर ही है और उसी समय सारा ऑपरेशन भी कंप्लीट करना है, साथ ही आग को भी बुझाना है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखिए, कभी भी आपने फ्लाइट के अंदर ट्रैवल किया होता है, बहुत सारे पैसेंजर्स और खासकर ये तो 380 के करीब थे, तो वो सारे के सारे छोटी सी स्पेस के अंदर होते हैं और एक छोटे से कॉरिडोर से उनको निकलना होता है और इमरजेंसी एग्जिट होती है, चाहे वो सबको बताया जाता है, ब्रीफ भी किया जाता है, लेकिन जब आग लगी हो तो कुछ ऐसी एग्जिट जो होती है वो नहीं उसके ऊपर एक्सेस किया जा सकता, तो कुछ ही एग्जिट से बाकी सबको निकाला जाए और सब अपनी जान बचाने के चक्कर में होते हैं। तो वहीं से ऑर्डर लेके आना, उनको वहां से निकालना, जो स्लाइड्स आती हैं एयरक्राफ्ट के डोर से लेके विंग के ऊपर या उसके बाहर टेल की तरफ, तो वहां से नीचे उतारना और उनको सेफ एरियाज में लेके जाना। और कभी भी प्लेन एक्सप्लोड कर सकता है, क्योंकि प्लेन जो होता है वो फ्यूल से भरा होता है तो, और अगर आग फ्यूल तक पहुंच गई तो पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और यहीं पर जो क्रू है, खासकर जो एयर हॉस्टेस होते हैं, एयर हॉस्टेसेस होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और कैप्टन जो होता है एयरक्राफ्ट का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और जो इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो लिंक होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल। कमोडोर बहल, ऐसे में जो पायलट की चुनौती होती है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद पायलट की भी एक कौशल था कि उसने यात्रियों को निकल जाने के लिए उसको इतना सेफ बनाए रखा ताकि यात्रियों को निकालने का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो सके और साथ ही जो आसपास विमान खड़े हुए टारमैक के ऊपर उनसे ये कोलाइड न करे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही हादसे से मैं भी गुजर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला था, गैलेंट्री अवार्ड मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है कि जो कैप्टन है, और एक ऐसा एक्सीडेंट भी पहले हो चुका है, अमेरिका का जहाज जो लैंड किया था हडसन रिवर पे, तो कैप्टन सबसे एंड में जहाज से बाहर निकला, उसने कोऑर्डिनेट किया, उसने इंश्योर किया कि स्मूथली ये सारे ऑपरेशन हो सके, तो उसको भी बाद में बहुत अवार्ड मिला था, उस कैप्टन को भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरीके से वो अपनी लीडरशिप दिखाता है, किस तरीके से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है सारे पैसेंजर्स को स्मूथली बाहर निकलने में, जबकि सब अपनी जान बचाना। बिल्कुल कमोडोर बहल, लेकिन जो एटीएफ होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है। ऐसे में जो अभी जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक हानिडा एयरपोर्ट के ऊपर 1.6 मीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, क्या ऐसे में जो विंड स्पीड होती है वो भी इस तरीके के अग्निकांड को और कॉम्प्लिकेट कर देती है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो आग जल रही है, जब आग लगी होती है, और खासकर एटीएफ की बात आपने की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो केरोसिन की तरह होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जिसको आग लग सकती है। तो वो जब हवाएं चलती है तो एक तरीके से वो कभी हेल्प भी कर सकती है और कभी उसको अगेंस्ट की जा सकती है, खासकर उस एरिया में ले जाए जहाँ पे फ्यूल है, और अगर हवाएं उस तरफ उड़ रही है तो वो फ्यूल को और भड़काती है और आग एक्सप्लोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला। कमोडोर बहल, ये A350 विमान बताया जा रहा है, एक बड़ा यात्री विमान है, इसके अंदर जाहिर तौर पर 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा इसके अंदर यात्री सवार थे। तो ऐसे में जो फायर टेंडर्स होते हैं, फायर ट्रक्स होते हैं, उनको इस तरीके की आग पर काबू पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, अगर आप इसका कुछ अंदाजा बता सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी करता हूँ, जिसके लिए जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड भी भारतीय वायुसेना ने दिया था। तो कहीं ना कहीं जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं ये पूरे फायर टेंडर की, तो उसमें पानी से ज्यादा फोम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आग को कंट्रोल करना, खासकर जो फ्यूल की आग लगी है उसमें फोम चारों तरफ से डाला जाता है ताकि फोम जो ऑक्सीजन को है वो प्रिवेंट करे आग के पास आने में। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जल्दी बुझ जाती है। तो वो उसके ऊपर फोकस होता है कि कितनी जल्दी उस जगह जाके, कितने चारों तरफ से किस तरीके से जो सोर्स ऑफ फायर है उसके ऊपर कैसे फोम डाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कमोडोर बहल, आप जाहिर तौर पर इंटरनेशनल एविएशन के अंदर हर कोई एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, लेकिन जिस तरीके से एयर ट्रैफिक, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, ऐसे में भारतीय एविएशन के लिए भी जाहिर तौर पर कुछ सबक जरूर होंगे। क्या हम लोग भी इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे एविएशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एक एयरपोर्ट से जाते हैं और कितने ही जहाज उड़ते हैं और हर 1 या 2 मिनट के अंदर एक जहाज उड़ रहा होता है, खासकर जब हम दिल्ली देखें या बाहर के
लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें या जो भी बाहर के बड़े एयरपोर्ट है, सब जगह पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है। और खासकर जब ये विंटर के मंथ होते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती है। और यही एक रीजन है, और ये पहले भी हो चुका है एक जगह पे, यहाँ 2 KLM के जहाज टेक ऑफ कर रहा था और KLM का जहाज लैंड कर रहा था। तो लैंड करता हुआ जहाज, टेक ऑफ करता हुआ जहाज जो है वो लैंडिंग के बाद टेक ऑफ करने लगा, तो कहीं ना कहीं उसमें मिस गाइड हुआ। कमांडर बहल, हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आई एम श्योर ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन अगर आप ये बता सकें कि ऐसे समय में, चूंकि ये जो विंडो होती है, रेस्क्यू की विंडो होती है, वो बहुत कम होती है, अगर आप ये बता सकें कि ऐसे में इन तस्वीरों के साथ, अगर कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन अगर एक बॉलपार्क फिगर में आप बता सकें कि कितना कम समय का टाइम विंडो होता है जिसमें यात्रियों को सुरक्षित निकालना होता है और विमान को स्टेबलाइज भी करना होता है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जो विंडो है, क्योंकि ये आग, जब ये आग लगनी शुरू होती है एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, और कई स्ट्रक्चर इनफ्लेमेबल होते हैं और कई नहीं होते, लेकिन जो इनफ्लेमेबल स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले कैच करते हैं, जैसे रबर हो गया या कोई और चीज हो गई, वो बहुत जल्दी कैच करती है फायर। और जब वो कैच करती है तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं मेटालिक पीसेस, वो चारों तरफ जाते हैं, प्रोजेक्टाइल की तरह साफ निकलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फायर फाइटिंग के अंदर, क्योंकि फायर फाइटर जो खड़े हैं उनके, चूंकि आपने इस तरीके के ऑपरेशन देखे हैं कमोडोर बहल, ये लेकिन जरा बताइएगा कि ऐसे में किस रास्ते से निकाला जाता है, कैसे ये डिप्लॉयमेंट किया जाता है कि यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि विमान में आग लगी हुई है, विमान रनवे पर है और कई बार विमान मोमेंटम में है। जी बिल्कुल, तो जब मोमेंटम में, तो खैर जब ये क्रैश होता है तो जहाज कहीं ना कहीं, अगर सपोज कॉलिजन हो या कोई भी रीजन हो, तो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट स्टेशनरी हो चुका होता है। अब जो डोर्स हैं वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जहाज हो, उस हिसाब से 4, 8, 6 या 8 डोर्स होते हैं, इमरजेंसी डोर्स, और उसी के द्वारा ही ले आया सकता है। अगर आप ये पिक्चरें देखें तो आगे कुछ डोर जो है वो उसका इस्तेमाल शायद वो नहीं कर पा रहे होंगे, और बीच वाली और जो एंड की डोर है, टेल की डोर है, उन्हीं का इस्तेमाल किया है। तो इसी वजह से तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कैप्टन को कि कैसे ऑर्डरली फैशन के साथ उनको बाहर निकाला जाए। और ये विंडो बहुत कम होती है, इस विंडो मतलब कुछ ही मिनट का समय होता है जिसके अंदर या तो पैसेंजर को बाहर निकाला जाए, और पैसेंजर चाहते हैं कि अपना जो उनका इम्पोर्टेंट सामान है, लैपटॉप वगैरह, वो निकाल के लेके निकले बाहर। लेकिन ऐसे समय में उनको एनकरेज करना पड़ता है कि आप पहले निकलिए, ऑर्डर नहीं निकलिए। अगर धक्का मुक्की शुरू हो गई तो फिर अगेन उसमें ज्यादा टाइम। बिल्कुल कमांडर बहर, ये तो हुई बात पायलट्स की या जो ऑनबोर्ड पैसेंजर्स हैं उनकी, लेकिन इस समय एटीसी की जो भूमिका होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर एटीसी के लिहाज से कहा जाए, क्योंकि पायलट को तो बहुत सारी जानकारी नहीं होती कि टारमेक पे और कौन कौन से जो बेस में जहाज हैं वो कौन है, कितनी दूरी पर है। एटीसी के लिहाज से अगर मैं पूछूं आपसे कि एटीसी के लिए कितना कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे किसी ऑपरेशन को हैंडल करना किसी हादसे के दौरान? जी बिल्कुल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक नर्व सेंटर होता है, उसके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पायलट से बात करने के लिए भी, और टेलीफोनिक एंड दूसरे मीन्स है वॉकी टॉकी की जैसे, जिससे वो फायर टेंडर्स और फायर सिस्टम है पूरा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो अगर उसको सिचुएशन एकदम क्लियर हो तो बहुत ही जल्दी वो ये पूरा का पूरा एक्शन जो है ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर सकता है। यहीं पे आके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसका बहुत बड़ा रोल है, और वो अगर वो पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जो विंडो है 2-3 मिनट की, उसके अंदर ही अगर उसने नहीं बचाया, तो उसने कॉल्स नहीं किए, प्रॉपर फायर टेंडर्स नहीं पहुंचे, उधर से इमरजेंसी सर्विसेज और नहीं पहुंची, एम्बुलेंसेज नहीं पहुंची, तो बहुत मुश्किल आता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो एक नर्व सेंटर है, कैप्टन जो है वो एक नर्व सेंटर है, और जो एयर हॉस्टेसेस है वो तीसरे नर्व सेंटर, और फायर फाइटर्स चौथे नर्व सेंटर है इसके अंदर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और ये सारा पर्सपेक्टिव हमसे शेयर करने के लिए, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताने